नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां इंडिया में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द फिक्स होने जा रहा है। झारखंड में कल हो सकती है सीट शेयरिंग की घोषणा। जो खबर सामने आ रही है, जेएमएम और कांग्रेस के बीच बातचीत लगभग फाइनल हो गई है। जेएमएम को दुमका, राजमहल, गिरिडीह, जमशेदपुर और चाईबासा की सीट मिलेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को लोहरदगा, रांची, खूंटी, हजारीबाग, गोड्डा, धनबाद, पलामू सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ साथ आरजेडी को चतरा यानी कि एक सीट और वाम दल सीपीआई एमएल को कोडरमा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो ये सीटों के भी नाम हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि लगभग फॉर्मूला जो है वो तय किया जा चुका है। साथ ही सीटें हम आपको दिखा रहे हैं, कौन कौन सीटों पर कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। जेएमएम को दुमका, राजमहल, गिरिडीह सीट मिली है जिस पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इसके साथ साथ जमशेदपुर और चाईबासा की सीट भी जेएमएम के हिस्से में है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को लोहरदगा, रांची और खूंटी सीट की संभावनाएं नजर आ रही है। कांग्रेस को हजारीबाग, गोड्डा, धनबाद और पलामू की भी सीट मिलेगी। तो अब इसकी जो घोषणा है, आधिकारिक घोषणा है, वो बहुत जल्द कर दी जाएगी। वहीं आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी को चतरा लोकसभा सीट दी गई है। वामदल को कोडरमा की एक सीट दी गई है। तो ये लगभग अब तस्वीर झारखंड इंडिया अलायंस की साफ हो रही है। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जेएमएम से लोकसभा प्रत्याशी कौन हो सकते हैं? तो दुमका से हेमंत सोरेन, चाईबासा से जोबा मांझी, जमशेदपुर से संजीव सरदार और गिरिडीह से मथुरा महतो, राजमहल से विजय हांसदा वर्तमान में सांसद हैं। तो ये वो नाम जिनके पास सीटें हैं और कौन कौन से सीटों पर कौन से प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं उसकी भी संभावनाएं तलाशी गई हैं और जल्द अब सीटों का ऐलान किया जा सकता है। देखिए, सब समय पर हो जाएगा। कोई किसी को बेचैन व्याकुल होने की जरूरत नहीं है और कहीं ऐसा कोई डेडलाइन भी नहीं होता है कि हमको इतना तारीख तक कर देना है। लेकिन हम अपने सहूलियत के हिसाब से, चूंकि हम लोगों की बातचीत करीब सब अंतिम चरण में है, घोषणा मात्र बाकी है। अब घोषणा कैसे की जाएगी, संयुक्त रूप से की जाएगी या अलग अलग अपनी अपनी पार्टी का घोषणा होगा, ये तय होना बाकी है। और मैं समझता हूं 1 से 2 दिनों के अंदर। अच्छी से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस की सीईसी और सीडब्ल्यूसी बैठक है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज तीसरी बैठक होने जा रही है। बैठक से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। झारखंड, बिहार की सीटों पर मंथन किया जाएगा। तो कांग्रेस के अंदर हलचल काफी तेज है इस सीट बंटवारे को लेकर के, सीटों की तस्वीर साफ करने को लेकर के। और ऐसे में आज कांग्रेस की सीईसी और उसके साथ साथ सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज तीसरी बैठक है और बैठक से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बैठक बुलाई गई है, जिसमें झारखंड और बिहार दोनों राज्यों की सीटों को लेकर के मंथन होगा। तो इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का कहना है कि सब कुछ तय कर लिया गया है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि गठबंधन में शामिल दल कहां से लड़ेंगे, इसको लेकर भी तस्वीर क्लियर हो चुकी है और जल्द यह सभी के सामने आ जाएगा। तो एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय माना जा रहा है और इसको लेकर के अब बयान भी सामने आया है कांग्रेस की तरफ से और कहा है कि गठबंधन में शामिल दल कहां से लड़ेंगे, इसको लेकर भी तस्वीर जो है वो क्लियर हो चुकी है और यह जल्द सभी के सामने आ जाएगा, यानी कि इसकी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। देखिए, गठबंधन के अंदर तमाम खाका तैयार है। तमाम दौर की बातें गठबंधन के अंदर हो चुकी है। कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा, कौन कहाँ किस सीटों से चुनाव लड़ेगा, ये तमाम बातों का
विचार विमर्श ऑलरेडी हो चुका है। हमें लगता है कि बहुत जल्द अब हम लोग भी इस राज्य में, झारखंड में सीटों का बंटवारा, सीट शेयरिंग की बात जो है आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पब्लिक डोमेन में लाने का काम करेंगे। और रांची से हमारे संवाददाता निरंजन हमारे साथ जुड़े हैं। निरंजन, झारखंड इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है, फॉर्मूला भी तय हो गया है। आप कहां पर मौजूद हैं अभी और किस तरीके की हलचल देख पा रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर के? घोषणा कब तक हो सकती है? देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक अभी कुछ देर पहले, यानी ये जो कांग्रेस का मुख्यालय है 24 अकबर रोड में शुरू हुई है। वहाँ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो बड़े बड़े लीडर हैं, अजय माकन, मुकुल वासनिक और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पहुंच चुके हैं। और ये बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण है कि घोषणा पत्र में क्या सब्जेक्ट डाला जाएगा, इस पर आज अहम फैसला है। वहीं दूसरी ओर जो पूरी देश की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जो जारी सीट अभी तक नहीं हुआ है कांग्रेस की ओर से झारखंड को लेकर के, इसकी जो कयास चल रहे हैं उसका पटाक्षेप आज लगभग होना तय है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो पूरे 14 लोकसभा सीट हैं झारखंड में, तो एक सीट हम बात करें तो चाईबासा में जो सांसद थी गीता कोड़ा, वो बीजेपी में शामिल हो गई है उस सीट पर। और दूसरा जो राजमहल था झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, यानी 14 सीट में 2 सीटें महागठबंधन के पास थी। अब रह गई कि सीटों को लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति, जैसे ही CWC की बैठक समाप्त होगी लगभग 4 बजे के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। निश्चित तौर पर जो कयास लगाए जा रहे थे 5-6 सीटों को लेकर के, धनबाद, रांची, आप बात करें लोहरदगा की, तो लोहरदगा पर अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ। लेकिन आज की बैठक में लोहरदगा का सीट निश्चित तौर पर उस पर कयास के जो विराम लग जाएंगे। और दूसरी ओर लगेगी धनबाद और गोड्डा। जिस तरह से लगातार सुर्खियों में रहा कि गोड्डा से चुनाव कौन लड़ेंगे, कई नामों केंद्रीय चुनाव समिति के पास बैठक भेजी गई है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है प्रदीप यादव और दीपिका पांडे का। वहीं हम बात करें खूंटी का, तो कालीचरण सिंह मुंडा वहां से चुनाव लड़ना तय है। बात रह गई धनबाद का, धनबाद में 3-4 नाम गए हैं, ददाई दुबे के नाम गए हैं, अनुपमा सिंह का नाम गया है और कई ऐसे नाम हैं जिससे जलेश्वर महतो का भी नाम गया है। अब रह गई कि बात लोहरदगा की, तो लोहरदगा पर जो बात दोनों ओर से चल रही है, महागठबंधन की जो प्रमुख दावेदार हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की, उन दोनों को लेकर के आज इस पर विराम लगना तय है। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा लोहरदगा सीट पर दावेदारी कर रही थी, सिंहभूम सीट यानी हम चाईबासा की बात करें वहां पर दावेदारी कर रही थी, लेकिन चाईबासा सीटें अब जो वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में गई है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हजारीबाग को लेकर के हो रहा है, कुल मिलाकर के देखें तो लगातार ये दोनों दलों की ओर से कई बैठक हुई थी। दिल्ली में केंद्रीय मुख्यालय में बैठक हुई थी जो 24 अकबर रोड है, बड़े बड़े लीडर यहां से गए थे। कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो इस तरह से बातें चल रही थी, आज उस पर विराम लगना तय है। और CWC जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है वह कुछ देर पहले शुरू हुई। निरंजन, हजारीबाग पर भाकपा माले भी दावा कर रहा था। वहीं अगर चतरा की अगर बात करें तो RJD का भी दावा था, लेकिन ये सीटें माना जा रहा है कि बंट भी चुकी है कांग्रेस और JMM के बीच। तो क्या लग रहा है कि बाकी ये जो छोटे घटक दल है इनकी भी कुछ अभी बात पूरी की जानी बाकी, या फिर एक सीट ये भी फाइनल हो चुकी है पूरी तरीके से? जी बिल्कुल, चतरा से जो मंत्री सत्यानंद भोक्ता हैं RJD से, एकमात्र विधायक राजद से हैं और वह सरकार में मंत्री भी हैं। कहीं न कहीं ये सीट RJD जो मांग रही है पलामू और चतरा, तो चतरा लगभग जाना तय है, सिर्फ एक औपचारिक ऐलान घोषणा होना बाकी है। और जो हजारीबाग की आपने बात की है, तो हजारीबाग से अगर हम बात करें तो हजारीबाग सीट जाएगी कांग्रेस के खाते में। कोडरमा सीट रह गई तो कोडरमा माले के खाते में जाएगी, क्योंकि इसके पहले भी आप देखें तो वहां से कोडरमा से जो सांसद थे, अगर हम बात करें तो माले के वहां रख चुके हैं सांसद। तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो कोडरमा जो इलाका है पूरी तरह से अगर बात करें तो माले के वहां पर मजबूत गठजोड़ रहा है। कहीं न कहीं इसको लेकर के एक सीट उसको देना तय है, क्योंकि अगर हम बात करें कि पूरे जो 14 लोकसभा है उसमें एक सीट माले के खाते में, एक सीट जो राजद है चतरा उसके सीट में जाएगी। अब बाद बाकी जो सीटें बच गई है 12 सीट है, तो उसमें से अब देखना यह है कि दोनों दलों में तो अब तस्वीर इतनी मानी जा रही है कि बहुत जल्द साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका निरंजन।
चलिए बढ़ेंगे आगे। रांची से बड़ी खबर है, जहां हटिया डीएसपी से ईडी दफ्तर में पूछताछ की जानी है। डीएसपी प्रमोद मिश्रा से पूछताछ होगी। अवैध खनन मामले में पूछताछ होनी है। पहले भी पूछताछ डीएसपी से हो चुकी है। साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है और इसी मामले को लेकर के पूछताछ की जानी है। तो डीएसपी प्रमोद मिश्रा से आज पूछताछ की जाएगी। अवैध खनन मामले में डीएसपी को तलब किया गया है। प्रमोद कुमार मिश्रा आज ईडी कार्यालय बुलाए गए हैं, जहां उनसे साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़े मामले में पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में प्रमोद कुमार मिश्रा से पहले भी पूछताछ की जा चुकी है और आज एक बार फिर प्रमोद कुमार मिश्रा के सामने सवालों की लंबी फेहरिस्त रखी जाएगी और अवैध खनन से जुड़े तमाम मामलों में उनसे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि साहिबगंज के बड़हरवा टोल प्लाजा विवाद मामले में, जो कि आपको अवैध खनन से ही जुड़ा है, उसमें सबसे पहले प्रमोद कुमार मिश्रा का नाम चर्चा में आया था और उसके बाद कई बार ऐसे वाकये हुए जब प्रमोद कुमार मिश्रा चर्चा में आए। इसमें एक वाकया तब हुआ जब एक अन्य दारोगा, मृत दारोगा रूपा तिर्की पर के मामले में उन पर गाली गलौज करने का आरोप लगा था, जिसके बाद प्रमोद कुमार मिश्रा पुलिस मुख्यालय बुलाए गए थे। वर्तमान में वो हटिया के डीएसपी हैं और विजय हांसदा मामले में, जो कि अवैध खनन से ही जुड़ा है, उस मामले में अनुसंधान की जिम्मेदारी प्रमोद कुमार मिश्रा को सौंपी गई है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो हटिया डीएसपी से आज पूछताछ ईडी की टीम करेगी। जो खबर हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, अवैध खनन मामले में डीएसपी तलब किए गए हैं, जिनसे पूछताछ होनी है और इससे पहले भी इनसे पूछताछ हुई है और कई जानकारियां ईडी की टीम ने इकट्ठी की है और आज एक बार फिर से डीएसपी से पूछताछ होगी। साहिबगंज अवैध खनन से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। संजय सिन्हा भी हमारे साथ इस खबर पर हैं। और संजय, पूछताछ को लेकर के क्या अपडेट है, कब पहुंचेंगे डीएसपी और इससे पहले की जो पूछताछ हुई थी उसमें क्या जानकारी इकट्ठी हो पाई थी जिसको बढ़ाने की कोशिश ईडी करेगी? जी बिल्कुल, देखिए डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा, जो कि साहिबगंज के तत्कालीन डीएसपी थे, वो इस समय पहुंच चुके हैं ईडी कार्यालय में और हम लोग उसका विजुअल भी चला रहे हैं। और आपको बता दें कि जो डीएसपी है उनसे साहिबगंज में पत्थर अवैध खनन मामले में पूछताछ होनी। और आपको बता दें कि इसी मामले में कल आपको जो हेमंत सोरेन के जो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन थे, उनके जो मीडिया सलाहकार थे, उनके अभिषेक पिंटू, उनसे भी पूछताछ हुई है उसी मामले में। और तमाम मामलों में जो मेरे सूत्र बता रहे हैं ईडी के कि अब सवालों का सिलसिला भी प्रमोद कुमार मिश्रा से शुरू हो चुका है और सवालों की लंबी लिस्ट है और हर सवाल ऐसे ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं कि एक सवाल दूसरे सवाल के डिफरेंस से जुड़ा हुआ है। मतलब तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश है। जरा याद कीजिए, आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं कि सीधे आपको साहिबगंज का जो टोल प्लाजा विवाद को याद कीजिए। ये वही प्रमोद कुमार मिश्रा है जिन्होंने 24 घंटे के अंदर पंकज मिश्रा को और मंत्री आलमगीर आलम को क्लीन चिट दे दी थी और तभी सवाल खड़े हुए थे। और पूरे सवाल के मामले में इनसे जो अब जो इंक्वायरी हो रही है, पूरे एक सिलसिलेवार ढंग से सवालों की लिस्ट तैयार की गई है, क्योंकि पूर्व में भी इनसे पूछताछ हो चुकी है। पूर्व में जो सवाल पूछे गए थे इनका जवाब आया है और इस भी तमाम जो दूसरे लोगों से पूछताछ हुई है उन कड़ियों को, सवालों को क्रॉस चेक किया जाएगा और तमाम चीजों को लेकर आज जो पूछताछ होगी वो वास्तव में कठिन परीक्षा के दौर से साहिबगंज के तत्कालीन डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा को गुजरना होगा। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए संजय आपका। तो आज एक बार फिर से पूछताछ के लिए पहुंचे हैं डीएसपी प्रमोद मिश्रा, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ईडी दफ्तर से। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो देखिए, ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ हो रही है। डीएसपी से अवैध खनन के सिलसिले में यह पूछताछ हो रही है। साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है और 1000 करोड़ के अवैध खनन का यह पूरा मामला है, यानी कि रकम काफी बड़ा है। और इसी मामले को लेकर इससे पहले भी उनसे पूछताछ हुई थी और जो पूछताछ में जानकारी इकट्ठी की थी ईडी ने, उस पूछताछ को और आगे ईडी की टीम बढ़ाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है जिसमें आज पूछताछ हो रही है। ईडी दफ्तर डीएसपी प्रमोद मिश्रा पहुंचे हैं और बड़हरवा टोल प्लाजा विवाद का ये केस है। साहिबगंज में पदस्थापन के दौरान एफआईआर इस मामले में की गई थी और इसी मामले को लेकर के ये पूछताछ की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि सुपरविजन में
नाम हटाने का आरोप भी डीएसपी पर है और इससे जुड़े भी सवाल होंगे, तीखे सवाल होंगे। सुपरविजन में 24 घंटे की बात भी सामने आई और उसमें 2 नाम हटाया गया। और आज से बड़ी खबर है, जहां झारखंड के गृह सचिव की नियुक्ति जल्द होगी। नए गृह सचिव के लिए नाम भेजा गया है। नियुक्ति के लिए 3 नाम भेजे गए हैं। तो पैनल को 3 नाम भेजे गए हैं। झारखंड के गृह सचिव की नियुक्ति जल्द होने वाली है। वंदना दादेल का नाम भेजा गया है। इसके साथ साथ अब्बू बकर सिद्दीकी का भी नाम भेजा गया है। तीसरा जो नाम है वो मनीष रंजन का है, जिनका नाम भेजा गया है। नियुक्ति के लिए 3 नाम भेजे गए हैं। साथ ही अरवा राजकमल गृह सचिव के प्रभार से मुक्त हुए हैं। निर्वाचन आयोग के आदेश से उनको हटाया गया। निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया और निर्वाचन आयोग की ओर से अरवा राजकमल को हटाने की अनुशंसा की गई थी। तो आचार संहिता लगते हुए कई बड़े फैसले लिए गए निर्वाचन आयोग की तरफ से और उसी फैसले में शामिल कि अरवा राजकमल को गृह सचिव के प्रभार से हटाया गया, मुक्त किया गया और 3 अब ये नए नाम जिनको नियुक्ति के लिए भेजे गए हैं। जामताड़ा में जेपीएससी पेपर लीक मामले में डीसी कुमुद सहाय और एसपी अनिमेश नैथानी ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज किया है। डीसी ने कहा कि पूरे मामले पर डीडीसी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया और कहीं से पेपर लीक नहीं हुआ है। वहीं एसपी ने कहा कि परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न हुई है, किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुई है। अफवाहों का खंडन एसआईटी की रिपोर्ट में हुआ है। डीसी और एसपी का कहना है कि पेपर लीक की बात को हवा देने वाले कुछ असामाजिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो एसआईटी का गठन किया गया था उसमें यह बात चल कर आई है कि इसमें किसी भी प्रकार का पेपर लीक का कोई मामला नहीं, चूँकि आयोग के निर्देश के आलोक में दोनों ही केंद्रों पर प्रश्न पत्र खोले गए हैं, ससमय खोले गए हैं और कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण अवस्था में एग्जाम कंडक्ट कराई गई है। इसमें जो एसआईटी का रिपोर्ट आ गया, एसआईटी की रिपोर्ट की अनुशंसा में हम लोगों ने 2 प्राथमिकी मेजम थाना अंतर्गत दर्ज कर ली गई है। दोनों सेंटर के जो मजिस्ट्रेट थे उनके बयान पे कांड को सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है और एसआईटी की जांच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि सारे जो मैटर था वो वीडियोग्राफी और सीसीटीवी के अंदर हुआ था, किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है और जो हुड़दंग और गलत नियत करने की मंशा से ये जो प्रॉब्लम क्रिएट किया गया और पेपर का बहिष्कार करके बाहर ये लोग आ गए, उस पे जो बयान दर्ज कराया गया उसी पे प्राथमिकी दर्ज की गई और इस बात की भी पुष्टि हुई है कि किसी भी प्रकार का जेपीएससी का पेपर किसी भी स्थिति में लीक नहीं हुआ है। ये र्यूमर्स थे, ये अफवाह थी, जिसका खंडन एसआईटी की रिपोर्ट में किया जा चुका है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर के जरिए विदेशी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह का सीआईडी ने खुलासा किया है। दरअसल एक्सटॉर्शन का मेल भेजकर विदेशी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाया जाता था। सीआईडी ने सूचना के आधार पर किशोरगंज के बीएन हाइट्स में रेड की। कार्रवाई के दौरान कई लैपटॉप और कंप्यूटर से विदेशी नागरिकों का डेटा बरामद किया गया है। फिलहाल इस मामले में सीआईडी के अधिकारी आगे की भी जांच कर रहे हैं। बता दें कि गिरोह के लोग यूके और ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों से ठगी किया करते थे। धनबाद से इस बीच बड़ी खबर है, NH 2 पर खड़ी बस में आग लग गई। आग लगने से धू कर बस चल उठी। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए बीच सड़क पर यह बस चलती हुई नजर आ रही है। आग लगने से बस चलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। मैथन ओपी क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग जब तक बुझाई जाती तब तक पूरी बस खाक हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। हम लोग जांच कर रहे हैं इसमें कि किस तरह से आग लगा है। जांच के बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएगा। सरायकेला से बड़ी खबर है, जहां सरायकेला में तेंदुआ दिखने से लोग दहशत में हैं। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में तेंदुआ दिखा था। वन विभाग तेंदुआ को पकड़ने में जुटा हुआ है, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। 3 दिन बाद भी तेंदुआ गिरफ्त से बाहर है। डीएफओ ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। डीएफओ ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। आपके चैनल के माध्यम से सभी जो भी जितने यहाँ के लोग हैं, खास करके जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं, उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपना काम करें ज़रूर,
लेकिन सावधानी के साथ सतर्कता बरतें, कहीं भी अकेले न जाए, खास करके अंधेरे में रात के समय। यदि आपको कहीं जाना है कंपनी के परिसर के अंदर या बाहर, तो हमेशा 2, 3, 4 लोगों के ग्रुप में जाए, ताकि किसी प्रकार की भी अप्रिय घटना घटित ना हो। ये इस बात का कृपा करके आप ध्यान दें, हमें सहयोग दें 2-3 दिन तक, तब तक हम लोग इसका समाधान जरूर निकालेंगे। राजधानी रांची समेत राज्य भर में बंगाल की खाड़ी के एंटी साइक्लोन का असर नजर आ रहा है। आज साइक्लोन का सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने राज्य भर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। बंगाल की खाड़ी में आए एंटी साइक्लोन का असर राजधानी रांची समेत राज्य भर में नजर आ रहा है। खासकर मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे साथ राजधानी के कुछ लोग हैं और मौसम विभाग का यह भी अनुमान है कि आज 19 मार्च को एंटी साइक्लोन का सबसे ज़्यादा असर नजर आएगा। कल भी बारिश हुई थी और कहा जा रहा है कि आज का दिन काफ़ी टफ डे होगा। कल भी रात को बारिश हुई थी, परंतु अभी तो मौसम साफ है। पर दिन भर हम लोगों ने ऐसा ही प्रोग्राम बनाया है कि ज़्यादातर आदमी घर पे ही रहे। पर अभी तो मौसम बहुत सुहाना है, फगुआ का महीना है, तो हम लोग सवेरे का मॉर्निंग वॉक मिस नहीं कर सकते। बोले कि आज जो मौसम विभाग का है कि आसमान पर नज़र रखिए तभी ज़मीन पर निकलिए, या ऐसा ही हम लोग ने भी किया। और यहाँ पे जैसा आपको बताएं, आप कहीं भी चले जाइए, रांची का जो मौसम हमेशा ही सुहाना रहता है। और आज के दिन भी मॉर्निंग में जब हम लोग ने वॉकिंग चालू की तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर था, लेकिन हमें थोड़ा ध्यान ज़रूर रखना चाहिए ताकि आप बीच में ना फंस पाएँ। और यहाँ का मौसम आज भी बहुत ही सुहाना है। देखिए, आज अनुमान है कि जो साइक्लोन का असर जो है, आज ओलावृष्टि भी होगी, बारिश भी होगी। तो वैसे में कल शाम में जिस तरीके की बारिश हुई, अगर आज उसी तरह का हो गया तो लोग तो फंस जाएंगे। कल पेड़ भी गिरे थे। हाँ, थोड़ा सा स्पेशली जो लोग 2 व्हीलर पर हैं उन लोग को ये चक्रवाती तूफान का असर ज़्यादा होगा, इसीलिए वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, हेलमेट पहने, पेड़ों के नीचे अपना शरण लेने का कोशिश में रहे और ऑलवेज अलर्ट रहे। ये हम लोग को एज अ नागरिक ध्यान रखना होगा। देख रहे हैं कि राजधानी रांची के लोग हैं बेहद सजग हैं, सतर्क हैं, बता रहे हैं कि आज जब घर से बाहर निकलेंगे तो किस तरह सतर्कता के साथ निकलेंगे। अगर आज आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खासकर मौसम पर नजर जरूर रखिए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबर गुमला से है, जहां बिमरला माइंस के पास तेज बारिश के कारण वज्रपात की चपेट में 3 मजदूर आ गए, जिसमें एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल सभी मजदूर बिमरला क्षेत्र में मजदूरी करके घर लौट रहे थे। तेज बारिश होने के कारण सभी एक होटल में बैठ गए और बारिश में वज्रपात के दौरान मजदूर चपेट में आ गए। बता दें कि मृतक की पहचान नावाडी निवासी रामदयाल उरांव के रूप में हुई है। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।